तो चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज है एपिसोड 3 और हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल। और हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं 2011 से लेकर 2023 तक। ठीक है। और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो है सिलेबस यानी पूछने का तरीका जो है प्रीलिम्स में खासकर पीटी में 2022 से 23 तक कैसे बदला हुआ है। यानी किसी भी एग्जाम को समझना है, यूपीएससी को समझना है या फिर किसी भी एग्जाम को समझना है, पीवाई को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने हमेशा ये माना है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम है वो आपको नहीं समझेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। बात करें अगर यूपीएससी की बात करें या यूपीपीसीएस की बात करें तो आप सिर्फ ट्रेडिशनल बुक पढ़कर कुछ हद तक आप यूपीपीसीएस को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसका भी पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन आपको यूपीएससी अगर पीटी क्वालिफाई करना है तो ट्रेडिशनल बुक से आपको जो है कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको जो है सबसे पहले आपको PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन ऑप्शन को जो है क्लिक करने में यानी सॉल्व करने में ज़्यादा दिमाग लगाया तो वो आपका आंसर गलत होना तय है। ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। ठीक है। तो इसलिए जो है आपको ध्यान से आंसर को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर बात करें क्लासेस की PDF या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो कहाँ मिलेगी, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, व्हाट्सअप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। इस पर आपको सारी PDF क्लासेस की नोट्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारे सीरीज चल रही हैं। जीएस रिवीजन की सीरीज चल रही है पीसीएस के लिए, उसको भी आप देख सकते हैं। PYQ के द्वारा जो है हम सारी चीज़ें रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है। तो बात करें 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए पहले। इससे पूछा है मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई में विभिन्नता का कारण क्या है। यानी दिन और रात की लंबाई में जो अंतर आता है उसका कारण क्या है। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि दिन रात क्यों होता है, ये पूछ रहा है दिन रात की लंबाई में उसका अंतर का कारण क्या है। ठीक है। ऑप्शन 1 पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना यानी रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस की बात कर रहा है। ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार तरीके यानी दीर्घवृत्ताकार के रूप में परिक्रमा करना। ऑप्शन सी स्थान की अक्षांशीय स्थिति के कारण। ऑप्शन डी ठीक है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्ट एक्सिस के कारण। ठीक है। इसका हिंदी में पृथ्वी शीर्षक अक्ष की पृथ्वी की क्रांति के कारण। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि दिन रात की लंबाई में विभिन्नता के कारण यानी अंतर जो आता है, दिन क्यों छोटा होने लगता है, रात क्यों बड़ी होने लगती है, फिर रात बड़ी होने लगती है, दिन की छोटा होने लगता है। जैसे अभी देख लेंगे होंगे कि जो दिन है वो रात की अपेक्षा जो है छोटा होता है, रात थोड़ी बड़ी होती है। जैसे जैसे समय आगे जाएगा, गर्मी आती जाएगी तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। तो यही पूछ रहा है इसका कारण क्या है। हमने एक बेसिक क्लास चालू की है एनसीईआरटी की, उसमें हमने पढ़ा है मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। उसमें आप देखेंगे मैंने बताया पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती है। एक तो दैनिक गति या जिसे कहते हैं परिभ्रमण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं घूर्णन कहते हैं, इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। दूसरा होता है परिक्रमण या वार्षिक गति या रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं। ठीक है। यानी दैनिक गति का मतलब जो 24 घंटे में लगभग 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है। वार्षिक गति का मतलब लगभग 365 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो रोटेशन है वो अपने एक्सिस पर होता है। रिवोल्यूशन की जहां तक बात है वो सूर्य की परिक्रमा में होता है 365 दिन में। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जो पृथ्वी का रोटेशन होता है तो आपको पता है कि जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है घूमती है। ठीक है। और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप देखेंगे पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो जो अक्षांशीय रेखा है वो छोटी होती चली जाती है, अक्षांशीय सर्किल छोटी होती चली जाती है, यानी उसकी त्रिज्या कम होती चली जाती है। आपको सबसे बड़ी त्रिज्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। सबसे बड़ी जो सर्किल आपको देखने को मिलेगा वो विषुवत रेखा पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है त्रिज्या का कोरियालिस बल या गुरुत्वाकर्षण बल से इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर आप आर का मान आप देखेंगे बढ़ेगा तो कोरियालिस बल का मान जो है आप देखेंगे यानी स्मॉल जी का मान जो है कम होगा। तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे रेडियस यानी जो सर्किल है अक्षांशीय सर्किल है वो आर का मान कम होता चला जाएगा, त्रिज्या का मान। तो आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ेगा। यानी
कहने का मतलब पोल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है कम होता है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक कारण है और ये कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, बाकी तो और सारी चीज समझ में समझा रहे हैं आपको, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो स्पीड होती है यानी पृथ्वी की जो घूर्णन की गति होती है उसका रेडियस से देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, सीधा संबंध होता है। यानी आप देखेंगे रेडियस जितना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, त्रिज्या जितनी बड़ी होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब आप देखेंगे इक्वेटर पर देखेंगे जो स्पीड होती है पृथ्वी की घूर्णन गति की, ठीक है, वो देखेंगे लगभग 1650 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से होगी। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो है देखेंगे पृथ्वी की जो गति है अपने अक्ष पर घूमने की वो कम होती चली जाएगी। पोल पर जाकर कितना होगा, 0 किलोमीटर प्रति आवर की गति हो जाएगी। तो ये तो हो गया साइंटिफिक कारण, कॉन्सेप्चुअल कारण, इसको आपको समझ लेना है। इसके अलावा इसी के कारण आप देखेंगे कोरियालिस बल के कारण ही आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है, ठीक है, जबकि पोल की तरफ जाने पर क्या होता है, यह मान क्रमशः बढ़ता है। ठीक है, पोल पर सर्वाधिक जो है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कारण बताया क्योंकि पोल पर देखेंगे पृथ्वी जो है चपटी हुई है, ठीक है, और जिसके कारण आप देखेंगे पृथ्वी के केंद्र से पोल की दूरी जो है भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम हो जाती है। ठीक है, अब हमको मेन टॉपिक पे आते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे रोटेशन यानी दैनिक गति परिभ्रमण के इफेक्ट क्या होते हैं। उससे क्या होता है, दिन और रात होता है, यानी पृथ्वी अपने 23.5 तक झुकी हुई है तो चारों तरफ 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, उससे क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। इसके अलावा आप देखेंगे जब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है तो हवा हो गई, धारा हो गई, ये सब क्या होंगे आपको देखेंगे पूर्व से आपको पश्चिम की तरफ गति करते हुए दिखाई देंगे। तो इसी के कारण देखेंगे हवाओं और धाराओं की दिशा को भी बदलते हैं। ठीक है, और घूर्णन की गति के कारण आप देखेंगे कोरियालिस बल भी उत्पन्न होता है जिसके कारण आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो है सीधी चलती रहती हैं तो वो अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे पवनें जो है सीधी चलते होते अपने बाईं तरफ जो है मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा रोटेशन के कारण आप देखेंगे जो ज्वार भाटा का दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्त होता है इससे उत्पन्न आप देखेंगे ज्वरी तरंगों की दिशा सीमित तौर पर देखेंगे पृथ्वी के घूर्णन गति से प्रभावित होती है। ठीक है, यानी बात करें रोटेशन से तो दिन और रात होता ही है, यानी सूर्य का रोटेशन के कारण 24 घंटे में जो सूर्य के सामने रहेगा वहां पर दिन रहेगा, उसके अपोजिट रात रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया रोटेशन के कारण, तो दिन और रात का होना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है दिन और रात की लंबाई में किसके कारण अंतर आता है। चलिए वहां समझ लेते हैं। तो दिन और रात का छोटा या बड़ा होना ये निर्धारित करता है परिक्रमण या वार्षिक गति या रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी दिन और रात का छोटा या बड़ा होना, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ठीक है, परिक्रमा करना यह निर्धारित करता है। इससे ऋतु में भी परिवर्तन होते हैं, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। ठीक है, सूर्य के किरणों का सीधा और तिरछा चमकना भी इससे होता है। परिक्रमण कारण विषुव और उपसौर की स्थिति भी होती है। ठीक है, इसके कारण ध्रुव पर 6 माह का दिन 6 माह का रात भी होता है। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अभी आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि कैसे दिन और रात होते हैं। अब चलिए आपको समझाते हैं इन टॉपिक का डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, इसका आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जैसे हमने बात किया कि पृथ्वी के परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण आप देखेंगे जो मौसम होता है उससे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखेंगे पृथ्वी को पूरे वर्ष में 4 यानी 3-3 महीने के गैप में हम डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले आती 21 जून की कंडीशन। ठीक है, 21 जून की कंडीशन की बात करें तो 21 मार्च के बाद, ठीक है, यहां 21 मार्च के बाद सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है। यानी आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, दिन लंबा होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीष्म आयनात, यानी गर्मियों का आगमन या ग्रीष्म आयनात कहते हैं। ठीक है, उसके अपेक्षा साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, शीत आयनात हो जाता है। जैसे अभी बात करें, अभी हम लोग कहाँ हैं, अभी हम लोग दिसंबर क्रॉस किए हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी अभी हम लोग यहाँ हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश देखेंगे
विषुवत रेखा पर आपको सीधे चमकते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद 4-5 महीने जाते जाते ये देखेंगे सूर्य का प्रकाश सीधे आपको कर्क रेखा पर चमकते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो 21 जून की स्थिति को देखेंगे तो उस समय देखेंगे 21 मार्च से सूर्य का उत्तर की तरफ देखेंगे प्रकाश करना प्रारंभ कर देता है। फिर आप देखेंगे 23 सितंबर तक देखेंगे उत्तरी ध्रुव प्रकाशित रहता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे इसी के कारण देखेंगे उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इसीलिए देखेंगे 21 मार्च से 21 जून तक की अवधि को क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, और 21 जून को 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा पर सूर्य जो है उस दिन देखेंगे लंबवत होता है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन का सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति में इसे क्या कहते हैं, ग्रीष्म आयात कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 21 दिसंबर का दिन। ठीक है, 21 दिसंबर के दिन की बात करें तो जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी 21 दिसंबर में देखेंगे सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ेगा। उस दिन साउथ हेमिस्फीयर में की बात करें तो अंटार्कटिका पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और इस स्थिति में देखेंगे तो 6 महीने का दिन आपको जो है साउथ हेमिस्फीयर में यानी साउथ पोल पर देखने को मिलेगा। 6 महीने का रात जो है आपको कहां पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल पर आपको देखने को मिलेगा। और उस टाइम आप देखेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में शीत आयनात होता है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में जो है क्या होता है, ग्रीष्म आयनात होता है। इसके अलावा बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, जिसे हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है, दोनों स्थितियों में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत चमकता है। ठीक है, इसलिए समस्त अक्षांश रेखाओं पर आप देखेंगे क्या होता है, आधा भाग जो है सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए दोनों तिथियों में समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। 23 सितंबर की तारीख की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। जबकि वहीं 21 मार्च की बात करें, 21 मार्च की स्थिति क्या होती है, इसके विपरीत होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो बसंत ऋतु होता है, दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे शरद ऋतु होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, हमने इसका आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दी। लास्ट बात करते हैं, इसमें एक साल में 2 कंडीशन आती है। एक जिसे कहते हैं उपसौर यानी पेरिहेलियन, ये ऐसी घटना होती है जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यंत पास होती है। ठीक है, वो होती है 3 जनवरी की कंडीशन। ठीक है, यानी 3 जनवरी जो बीत चुका है उस टाइम क्या हुआ है, सूर्य का उपसौर हुआ है। ठीक है, और इसके बाद एक कंडीशन होती है जून के बाद, जुलाई की कंडीशन आती है 4 जुलाई की। उस टाइम होते सूर्य जो है सामान्य की अपेक्षा जो है पृथ्वी से दूर रहता है, उसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई अपसौर उपसौर की। अब आपको समझ में आया इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या सही होगा। इसमें आप देखेंगे इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार तरीके से घूमना, यानी रिवोल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और दे दे। जैसे आप विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा की बात करें तो जब सूर्य जो है आप देखेंगे 2 बार आप देखेंगे सूर्य जो है लगभग देखेंगे विषुवत रेखा पर प्रकाश जो है लंबवत पड़ता रहता है पूरे साल भर। ठीक है, इस वजह से देखेंगे तापमान की सर्वाधिक प्राप्त जो है विषुवत रेखा पर होती है। यहाँ पर देखेंगे तापांतर यानी ताप में अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य 2 बार जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। यहां पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कर्क रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है, कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें स्थलीय और जल दोनों को मिलाकर। ठीक है, इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो सॉरी ये था विषुवत रेखा, यहां पर देखेंगे तो ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर कौन कौन से देश गुजरते हैं, ये 18 देश होकर से गुजरती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये था कर्क भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, इसके बाद आप आ जाएंगे ये है मकर रेखा। तो 12 देशों से होकर गुजरती है। बात करें भारत में कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो इधर आ जाएंगे मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे आपसे हॉर्स लैटिट्यूड पूछा जाए तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूरे विश्व को आप देखेंगे 3 मेन हीट जोन में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ट्रॉपिकल जोन, यानी
पूरे वर्ष भर लगभग आप देखेंगे यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। फिर देखेंगे शीतोष्ण जोन यानी टेम्परेट जोन, उसकी अपेक्षा यहाँ पर ठंडी रहती है। दूसरा आप देखेंगे पोलर या फ्रिज जोन होता है, यहाँ पर देखेंगे लगभग जो है बर्फ जमी हुई होती है। ठीक है, और ये फिगर क्या बता रहा है? ये फिगर आपको बता रहा है रिलेशन बिटवीन एल्टीट्यूड और प्रेशर। यानी आप देखेंगे जब आप सतह पर रहेंगे, सतह पर आप देखेंगे प्रेशर सबसे ज्यादा आपको दिखाई महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है, जैसे आपके कहेंगे यहाँ पर डेंस आपको एटमॉस्फेयर ज्यादा मिलेगा। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी और प्रेशर भी आप देखेंगे भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इसने पूछा पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश ताजा पानी बर्फ की चोटियों पर और ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है। श्रेष्ठ मीठे पानी में सबसे बड़ा अनुपात कहाँ है? ऑप्शन 1 वायुमंडल में नमी और बादलों के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी मीठे पानी की झीलों और नदियों में पाया जाता है। ऑप्शन सी भूजल के रूप में मौजूद है। ऑप्शन डी मिट्टी की नमी के रूप में मौजूद है। तो आप देखेंगे पृथ्वी पर अधिकांश ताजा पानी देखेंगे ग्लेशियर में पाया जाता है। शेष मीठे पानी का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे टोटल अर्थ पर जो पानी है उसमें 97% क्या है? साल्ट वाटर है। ठीक है, बचा 3% जो है फ्रेश वाटर है। तो उसमें देखेंगे मैक्सिमम पानी आपको जो है लगभग 68% आपको आइस कैप और ग्लेशियर पे मिलेगा। इसके अलावा ग्राउंड वाटर पे आप देखेंगे शेष पानी आपको लगभग देखेंगे 30% पानी आपको कहाँ मिलेगा? भूजल में मिलेगा। और भूजल और झीलों नदियों तालाबों में देखेंगे 3% मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी भूजल में जो है आपको इसके बाद नंबर आता है, भूजल में शेष पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार क्या है? यानी विच ऑफ द above द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, प्लेट टेक्टोनिक, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी की क्रांति। यानी रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, इसके कारण जो है पृथ्वी की सतह पर जो है कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि पृथ्वी का जो घूमना है इसके कारण भी देखेंगे पृथ्वी का जो है सतह पर परिवर्तन आता है। कोरियोलिस बल की उत्पन्न होती है। ठीक है, पोल पर आप देखेंगे चपटी है और यहाँ पर देखेंगे क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ठीक है, तो ये तो होगा ही। प्लेट टेक्टोनिक के कारण भी देखेंगे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आता है। ठीक है, और पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन होता है उसके कारण भी आप देखेंगे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो शामिल ही है। ठीक है, कहने का मतलब आप देखेंगे इसमें सारी चीजें जो है लगभग के कारण आप देखेंगे क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आता है। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करें तो उसमें तापमान में बदलाव होता है, पानी के वाष्पीकरण होता है जिससे अवक्षेपण होता है, मेटामॉर्फिक चट्टानों का निर्माण होता है। इसका अर्थ देखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण सतह तक गतिशीलता परिवर्तन आता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे भूतापीय ऊर्जा का भी देखेंगे तो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रक्रियाओं के पीछे इसका मुख्य जो है रिसोर्स होता है, जिसके कारण देखेंगे पृथ्वी की सतह पर गतिशीलता का कारण बनता है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप देखेंगे तो उससे दिशात्मक बल होने के अलावा पदार्थ की जो गति होती है उस सक्रिय करता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक आपको पता है, पृथ्वी का घूर्णन आपको पता है, क्रांति यानी रिवोल्यूशन आपके बारे में उसको पता ही है। कहने का मतलब इसमें सारे आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ठीक है, इसमें पूछा है कंटूर जो जो बॉन्डिंग होती है मृदा संरक्षण की एक विधि है, यानी मेड़बंदी, कंटूर मेड़बंदी, जिसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 रेगिस्तान का किनारा तेज हवा की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी निचले समतल मैदान जलधाराओं के निकट बाढ़ की आशंका वाले जगहों पर कंटूर मेड़बंदी की जाती है। ऑप्शन सी झाड़ियों खरपतवार को फैलाने के लिए उत्तरदायी जहां पर होते हैं वहां पर देखेंगे इरोजन को रोकने के लिए कंटूर मेड़बंदी की जाती है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंटूर की बात करें, कंटूर बाइंडिंग की बात करें तो आप देखेंगे पहाड़ी ढलानों पर यह किया जाता है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो इरोजन को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऐसे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। जहां तक मृदा के संरक्षण की बात है तो 3 विधियां होती हैं मुख्यतः। एक तो फसल चक्र यानी फसल बदल बदल के आपको बुआई करनी पड़ेगी। दूसरा समोच्च जुताई
यानी आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र की जो ढलान के साथ समोच्च रेखाओं के साथ जुताई की जाती है, रोपण करने की प्रथा है। ठीक है, यहाँ मिट्टी के कटाव को आधे से कम कर देता है समोच्च जुताई के रूप में। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे मिट्टी की गुणवत्ता संरचना को बरकरार रखता है। ठीक है, तो समोच्च जुताई का ये फायदा है। नेक्स्ट बात करेंगे कृषि पद्धति में सुधार। ठीक है, यानी आप देखेंगे जब खेती नहीं करने का अभ्यास करने से फसलें मौसम में समाप्त होने से तक बची रहती हैं, अनावश्यक जुताई मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है, मृदा संरक्षण की तकनीकों की बात करें तो ऊपरी मिट्टी के क्षरण और उनकी हानि को रोकने के लिए रेगिस्तानी वातावरण में मृदा संरक्षण तकनीक को लागू करना महत्वपूर्ण होता है, जैसे सीढ़ी बनाना, समोच्च जुताई करना, समोच्च बांध का निर्माण करना। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। ध्यान रखना इसमें ऑप्शन डी सही हो जाए। कंटूर मेड़बंदी आप देखेंगे, जहां पर आप देखेंगे सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, आप देखेंगे अक्सर साउथ ईस्ट एशिया में ये जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, या आप पहाड़ों पर जाएंगे जहां पर ढलान की फार्मिंग की जाती है। ठीक है, वहां पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, महाद्वीपीय के आंतरिक भागों में तापमान की वार्षिक सीमा तटीय यानी कोस्टल एरिया की तुलना में अधिक होता है, कारण क्या है। ठीक है, यानी आपको बताना है कि जो हमारे कोस्टल एरिया है वहां का तापमान महाद्वीपों का आंतरिक तापमान से देखेंगे तो उसकी तुलना में कम होता है, या ये भी कह सकते हैं कि महाद्वीप के जो आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि पाई जाती है अपेक्षा कोस्टल एरिया के। कारण बताना है आपको। ऑप्शन 1 भूमि और जल के बीच तापीय अंतर के कारण। ऑप्शन 2 महाद्वीपीय और महासागरों के बीच ऊंचाई में विभिन्नता कारण। ऑप्शन 3 आंतरिक भाग में तेज हवाओं की उपस्थित कारण। ऑप्शन 4 तटों की तुलना में आंतरिक भागों में भारी वर्षा के कारण। तो आपको सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं सबसे पहले आपको इसका संबंध आपको समझना पड़ेगा विशिष्ट ऊष्मा से। यानी विशिष्ट ऊष्मा किसे कहा जाता है, किसी पदार्थ में 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यानी सपोज यहाँ पर कोस्टल एरिया कोई है, ये आंतरिक भाग है। सूर्य का प्रकाश दिन में जब क्या होता है, जो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है आप देखेंगे महासागर की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। ठीक है, यानी उसकी जो है हीटिंग एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जल जो है धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, यानी 1 ग्राम यानी एक जो आप देखेंगे इस एरिया को गर्म करने के लिए जितना आप देखेंगे हीट की जो आवश्यकता होती है, ठीक है, उससे ज्यादा हीट की आवश्यकता सेम उसी एरिया को गर्म करने के लिए जल के लिए आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखेंगे और जो महासागर है वो जल्दी गर्म नहीं होता और ना जल्दी ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। जबकि उसकी अपेक्षा आप देखेंगे जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, और इसी के कारण जैसे जैसे आप जो है समुद्र से जो है आप स्थलीय सीमा के अंदर जाएंगे वैसे वैसे आपको देखेंगे तापमान में आपको दिन के समय ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, रात के समय आप देखेंगे समुद्र एरिया का तापमान आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें केवल और केवल ऑप्शन 1 सही होगा। भूमि और जल के बीच ताप का अंतर के कारण आप देखेंगे महाद्वीपों का आंतरिक भाग में तापमान जो है कोस्टल एरिया की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सेम देखेंगे इसका जो मैंने बताया कि दिन के समय आप देखेंगे तो स्थल का तापमान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होता है लो प्रेशर बनता है, और जो जल की सतह रहती है वहाँ पर देखेंगे हाई प्रेशर बनता है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, इसे क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है, और रात जब हो जाती है तो स्थल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर का विकास होता है। उसकी अपेक्षा समुद्र जो है गर्म रहता है, तो वहां पर लो प्रेशर का विकास होता है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, इसे स्थलीय समीर कहते हैं, यानी लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक है, सेम ऐसा देखेंगे माउंटेन और वैली ब्रिज में भी यही कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, जो थंडर स्टॉर्म आता है यानी आंधी तूफान के दौरान आसमान में जो थंडर होता है यानी तड़ित झंझा उत्पन्न होती है, उसका कारण क्या है, वो क्यों उत्पन्न होती है। ऑप्शन 1 आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलन के कारण। ऑप्शन 2 तड़ित से वर्षा मेघों को अलग करती है इसलिए। ऑप्शन 3 हवा और पानी के कणों का तीव्र ऊपर की ओर बढ़ना। तो आपको सही उत्तर बताना है कि जो थंडर स्टॉर्म आता है उसमें जो थंडर होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो थंडर आपको पता है थंडर जो होता है
वो आप देखेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे रहती हैं, यानी वायुमंडल में जो विद्युत आवेशी डिस्चार्ज होता है, उसके कारण आप देखेंगे वो लाइटनिंग होती है, थंडर होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, हालांकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको जो इसमें ऑप्शन दिया गया है इसको और बेहतर से समझते हैं। ठीक है, जहां तक कपासी वर्षा मेघ की बात किया है, ठीक है, और कपासी वर्षा को समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो जितनी भी मौसमी घटनाएं होंगी वो क्षोभ सीमा तक होती हैं। ठीक है, क्षोभ सीमा तक होती हैं, और क्षोभ सीमा आप देखेंगे वो इक्वेटर पर जो है ज्यादा ऊंचाई तक रहता है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे क्षोभ सीमा की ऊंचाई में कमी आती जाती है। ठीक है, यानी आप देखेंगे यहां पर देखेंगे क्षोभ सीमा की ऊंचाई लगभग देखेंगे तो 8 किलोमीटर है। वहीं विषुवत रेखा पर आप देखेंगे तो ये क्षोभ सीमा की ऊंचाई लगभग आपको 15 से 18 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये क्षोभ सीमा देखेंगे तो ये थोड़ा वेरी करता है ठंडी और गर्मी में। ठीक है, अब आपको यहां पर समझाते हैं। क्षोभ सीमा आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 8 किलोमीटर आपको देखेंगे। जैसे पहाड़ों पर आप देखेंगे क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम हो जाएगी, गैप कम हो जाएगा। जैसे जैसे सतह पर आएंगे तो क्षोभ सीमा की ऊंचाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जितना भी आप देख रहे होंगे, चाहे जेट विमान देख रहे होंगे, ये कोई जहाज देख रहे होंगे, तो ये है, ये लाइट येलो कलर देख रहे हैं, ये क्या है, ओजोन लेयर है। तो ये जो जो कमर्शियल जेट होते हैं यानी हवाई जहाज होते हैं वो क्षोभ सीमा की नीचे ही आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। जेट सीमा आप देखेंगे समताप मंडल पर आपको दिखाई देगा। कारण क्या है, जैसे जैसे आप देखेंगे ये जो क्षोभ सीमा यानी क्षोभ मंडल वाला एरिया है, ये देखेंगे सारी मौसमी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है हवाई जहाज का उड़ना जो है खतरों से खाली नहीं रहता। इसलिए आप देखेंगे क्षोभ सीमा को ऊपर देखेंगे, समताप मंडल के निचली सतह पर लगभग देखेंगे ये हवाई जहाज उड़ते हैं। यानी देखेंगे जैसे जैसे आप सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति आप 1000 मीटर की कमी आती है। लेकिन जैसे ही आप क्षोभ सीमा को क्रॉस करेंगे वैसे ही देखेंगे तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद फिर तापमान जो है स्थिर होकर कम होता जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ओजोन गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, डेंस पार्टिकल पाया जाता है, इसलिए तापमान में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ध्यान देना, जैसे जैसे आप फिर जाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करेंगे वैसे तापमान में कमी आएगी। फिर जैसे आप आएंगे थर्मोस्फीयर में, यहाँ पर आपको बहुत सारी डेंस पार्टिकल देखने को मिल जाएंगे, इसलिए तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब आपको मेन चीज आपको समझाते हैं, कपासी वर्षा मेघ। उसके पहले आपको कपासी मेघ समझा देते हैं। ठीक है, कपासी मेघ की बात करें तो आप देखेंगे ये साफ मौसम का सूचक होता है और इनका विस्तार सघनता अधिक होता है, और ये अक्सर देखेंगे लंबवत रूप में ये आपको विकसित दिखाई देंगे, और अक्सर देखने में कैसे फूल गोभी की तरह आपको दिखाई देंगे। वहीं कपासी वर्षा मेघ की बात करें तो इनका जो विस्तार होता है लंबवत सर्वाधिक होता है। ये तेज बौछार, ओलावृष्टि और थंडर स्टॉर्म की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वातावरण के सहारे मुख्यतः इन बादलों से वर्षा होती है। तो कपासी मेघ और कपासी वर्षा मेघ में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें थंडर के बारे में पूछ रहा है, थंडर क्यों उत्पन्न होता है, जिसकी व्याख्या इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं कर रहा। ठीक है, थंडर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उसमें डिस्चार्ज जो पार्टिकल होते हैं उसके कारण जो है थंडर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये थर्मोस्फीयर है, यहाँ पर भी देखेंगे कई सारे जो है चार्ज पार्टिकल रहते हैं। ठीक है, लो अर्थ स्पेस ऑर्बिट रहता है, यहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर स्टेशन है। ठीक है, स्पेस स्टेशन है। इसके अलावा देखेंगे एक्सोस्फीयर में आपको हबल स्पेस टेलीस्कोप आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इससे पूछा भारत की लेटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, वे आमतौर पर लाल रंग के होते हैं। ऑप्शन 2, इसमें नाइट्रोजन पोटास प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऑप्शन 3, वे राजस्थान यूपी में अच्छी तरह से विकसित हैं। ऑप्शन 3, टेपियोका यानी साबूदाना और काजू की इन मिट्टी को अच्छी तरह से उगते हैं। सही उत्तर आपको बताना है लैटराइट सॉइल के बारे में। ठीक है, तो लैटराइट सॉइल के बारे में इसमें आपको आंसर देना है। तो इसके पहले आपको सॉइल के बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको पता रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सॉइल की बात करें, सॉइल जो है उत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे तो दो प्रकार के सॉइल होते हैं। एक तो होते हैं लोकल सॉइल, लोकल ओरिजिन सॉइल होते हैं। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, जिन्हें प्रवाहित मृदा कहते हैं। ठीक है, और
लोकल सॉइल को स्थानीय जन्य मृदा कहते हैं। दूसरा प्रकार होता है भौगोलिक विस्तार के आधार पर, जिसे 1956 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आईसीआर ने बांटा था। मेजर ग्रुप यानी मुख्य समूह में बांटा था और कुछ माइनर ग्रुप में बांटा था। मेजर ग्रुप में किसे रखा था? जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली या रेगुर मृदा, लैटराइट मृदा। माइनर ग्रुप समूह में आप देखेंगे तो पर्वतीय मृदा, शुष्क वर्षोत्तरी मृदा, लवड़ी मृदा, पिट और जय मृदा को रखा था। ठीक है। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो जोनल सॉइल में देखेंगे लाल मृदा लैटराइट मृदा में डिवाइड करते हैं, और इंट्रा जोनल सॉइल में आप देखेंगे काली मृदा, पर्वतीय, सेलाइन, एल्कनाइन और पिट सॉइल को हम लोग रखते हैं। ये सब चीजें आपने एग्रीकल्चर में या इन्वायरमेंट में जो है सॉइल के क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। तो बात करें लैटराइट सॉइल की, तो लैटराइट सॉइल का विकास आप देखेंगे अक्सर जो ट्रॉपिकल रीजन होता है यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है या मानसूनी जलवायु प्रदेश होता है, जहां पर तापमान उच्च रहता है, साल भर लगभग तापमान उच्च रहता है और लगभग देखेंगे वर्ष भर जो है तापमान उच्च रहने के साथ वर्षा ज्यादा होती रहती है, वर्षा ज्यादा होती रहती है, वहां पर आप देखेंगे लैटराइट सॉइल का विकास होता है। ठीक है। यानी आप देखेंगे लैटराइट सॉइल की बात करते हैं तो भारत में वेस्टर्न घाट में, ठीक है, इसके अलावा देखेंगे चेरापूंजी में, ठीक है, कुछ यहाँ पर बीच में, तो ये सब जो है आपको लैटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ऐसे वर्ल्ड लेवल पर आप देखेंगे तो जितने भी हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवत-रेखीय प्रदेश है, वहां पर लैटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगा। मानसूनी जलवायु प्रदेश में भी आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। अब लैटराइट सॉइल की कुछ विशेषता है। लैटराइट सॉइल में आपको लैटराइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसे निक्षालन कहते हैं या लीचिंग की प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे वर्ष भर यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती रहती है, तो यहाँ पर जो ऊपर की सॉइल रहती है वहां पर जो सिलिका युक्त जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उनका विघटन हो जाता है, और जो इसमें क्षारीय तत्व और ह्यूमस रहते हैं वो उसके साथ बहकर आप देखेंगे निचली परतों में आकर जमा हो जाते हैं। जो भारी तत्व रहते हैं जैसे एल्युमिनियम और फेरस के ऑक्साइड रहते हैं वो सतह पर रह जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे सिलिका के साथ, वो सब देखें कार्बन पदार्थ बहकर जो है क्या कहते हैं ये जमीन के अंदर आ जाते हैं। इससे आप देखेंगे जो मृदा होती है लैटराइट सॉइल वो आपको लाल देखने को मिलेगी। लाल इसलिए भी देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पर फेरस के ऑक्साइड यानी लौह की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया लैटराइट सॉइल के बारे में। अब बात करें लैटराइट सॉइल में कहाँ कहाँ विस्तार पाया जाता है। जैसे अगर बात करें भारत की, तो दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश बिहार के पठारों में ये लैटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये सॉइल जो होती है ये मृदा रबड़ और रबड़ उत्पादन, काफी उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। और इसके अलावा चाय, कहवा और सिनकोना, काजू, मोटे अनाज, मसालों की कृषि के लिए भी ये जानी जाती है। ठीक है। अगर बात करें चाय की, तो चाय की बात करें तो चाय का उत्पादन आप देखेंगे चीन के बाद जो है अ, भारत जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। ठीक है। और चाय के उत्पादन के लिए देखेंगे उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और लैटराइट सॉइल की आवश्यकता होती है। ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ चाय उत्पादन होता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी में, केरल में चाय के बागान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है, सिक्किम में, ठीक है, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा, मेघालय में भी आपको, वेस्ट बंगाल में भी आपको चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे। इससे क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो ये चीजें अभी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें तो चाय की बात करें, चाय की बात ही कर रहे हैं, जैसे आपको पूछा जाए तो एक टी बोर्ड ऑफ इंडिया देखेंगे कहाँ है? कोलकाता में है, इसका हेडक्वार्टर है। इसे 1953 में जो है फॉर्म किया गया था। ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक रबड़ की बात है, रबड़ विश्व की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। ठीक है। इसका उपयोग मोटर ट्यूब और टायर, वाटरप्रूफ कपड़े, जूते बनाने के लिए किया जाता है। भारत रबड़ उत्पादन में विश्व का चौथा स्थान है। ठीक है। और अगर बात करें थाईलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है। इसके बाद चाइना। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे थाईलैंड पहले स्थान पर हो जाएगा, चौथे नंबर पर आप देखेंगे इंडिया हो जाएगा। ठीक है। इंडोनेशिया के बाद इसका नंबर आता है। तो ये तो बात हो गई रबड़ की। रबड़ भी आप देखेंगे ये मुख्यतः यहाँ पर लैटराइट सॉइल विशेषता आपको देखने को मिलेगी, विशेषकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अक्सर भी आप जो फसल देख रहे होंगे वहां पर व्यावसायिक फसल है।
ठीक है, या तो बागानी फसल है जो लेटराइट सॉइल में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कॉफी उत्पादन में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, उसके बाद केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में होता है। ठीक है, वहीं मसालों की बात करें तो मसाले भी आपको बागानी फसलें भी देखने को मिल जाएगी, ये भी लेटराइट सॉइल में होती है, ठीक है। और मसाले के उत्पादन में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा है लेटराइट मिट्टी के संबंध में क्या आपको देखने, आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। इसमें राजस्थान, यूपी में अच्छी तरह विकसित है, ये बात गलत है, क्योंकि मैंने बताया लगभग देखेंगे छोटा नागपुर पठार साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे साबूदाना, काजू की खेती आपको अच्छी तरह होती है, ये बात सही है, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन और पोटास देखेंगे, पोटास ये सब देखेंगे तो प्रचुर मात्रा में ये क्या न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन आप देखेंगे लेटराइट सॉइल में भारी वर्षा के कारण देखेंगे ये सब क्या बह के नीचे चले जाते हैं, जमीन की नीचे की परतों में चले जाते हैं, ऊपर फेरस आपको एल्युमिनियम भारी तत्व देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 और 4, बाकी सारी चीजें सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा, इसने पूछा निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, कौन सी खरीफ की फसल है? कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं। तो खरीफ की फसलों की बात करें, इसमें आपको ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, खरीफ फसलों की बात करें जिनकी बुआई जो आप देखेंगे जून जुलाई यानी गर्मी में की जाती है, पहली बारिश के साथ, मानसून की फसल कहते हैं इसे। सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दाल, ठीक है। तो ये सब क्या है? खरीफ फसल है। गेहूं की बात करें, ये रबी फसल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा रबी की फसल की बात करें तो इसे अक्टूबर नवंबर यानी रबी खरीफ की फसल की कटाई के बाद बोया जाता है। अप्रैल मई यानी आप देखेंगे गर्मी के सीजन में काटा जाता है, जैसे गेहूं, जई, चना, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तिलहन। तिलहन की फसलें में जैसे देखेंगे सूरजमुखी का फायदा, सरसों का फूल हो गया, सॉरी सरसों का जो है पौधे हो गए, ठीक है। रेपसीड का, तिल के पौधे हो गए, ये सब क्या है, ये आपको तिलहन की फसल है। जायद की फसल की बात करें तो इन दोनों मौसमों के बीच आता है, मई जून के बीच बोया जाता है, जल्दी पकने वाली फसलें होती है, जैसे खीरा हो गया, करेला, कद्दू, तरबूजा, खरबूजा, मूंग दाल, ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। भारत में कुछ फसलों की श्रेणियां, जैसे खाद्य फसलें पूछा जाए तो गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, दाल, ये है। नकदी फसलें आपसे पूछा, कैश क्रॉप पूछा जाए तो आपको लगाना है गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन, ठीक है। तिलहन भी क्या है? एक कैश क्रॉप है, जूट भी कैश क्रॉप है। वृक्षारोपण यानी प्लांटिंग फसलें देखेंगे, कॉफी, नारियल, चाय, रबड़ है। बागवानी फसलों में फल और सब्जियां आएंगी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कुछ डाटा की बात करें तो चावल की बात करें, चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है लगभग, जिसे पूरे वर्ष उगाया जाता है, ठीक है। सिंचाई के लिए वायुमंडलीय नमी और वर्षा पर निर्भर होता है। भारत जो है चावल की खेती के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। और टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें, वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर, पंजाब, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार आएगा, ठीक है। और कई जगह आप देखेंगे एक साल में 3 3 बार चावल बोया जाता है, ठीक है, जैसे असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करते हैं कपास, क्योंकि कपास भी ऑप्शन में था। तो कपास क्या है? एक उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, और अधिकतम देखेंगे 21 से 27 डिग्री, ठीक है। 21 डिग्री से नीचे अगर तापमान रहता है तो फसल के लिए हानिकारक होती है। फल पकने की अवधि के लिए दौरान बड़े दैनिक बदलाव के साथ ठंडी रातों और गर्म दिन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कपास उत्पादन में देखें, गुजरात नंबर 1 पर है, सेकंड पर तेलंगाना, थर्ड पर महाराष्ट्र, फोर्थ पर राजस्थान है। गेहूं उत्पादन की बात करें तो मध्यम वर्षा के साथ ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, और अच्छी जल निकासी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी गेहूं के लिए आदर्श स्थित होती है। अगर डाटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है, सेकंड पर मध्य प्रदेश, थर्ड पर आपको पंजाब मिल जाएगा, फोर्थ पर हरियाणा। कुछ और डाटा की बात कर लेते हैं, एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो देखेंगे शुगर केन गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर कर्नाटका। इसके अलावा कोकोनट उत्पादन में देखेंगे कर्नाटका पहले स्थान पर है, सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर केरला, फोर्थ पर आंध्र प्रदेश। अगर आपसे तंबाकू उत्पादन पूछा जाए, तंबाकू उत्पादन गुजरात पहले स्थान पर, सेकंड पर आंध्र प्रदेश, थर्ड पर उत्तर प्रदेश, फोर्थ पर कर्नाटका। ऐसे ही आप देखेंगे मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर, सेकंड पर आप देखेंगे राजस्थान, थर्ड पर तमिलनाडु, फोर्थ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? चीनी उद्योग के उप उत्पादों में यानी बाई प्रोडक्ट्स को क्या उपयोगिता है? ऑप्शन 1, जो गन्ने की खोई का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोमास ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन 2,
सिंथेटिक रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए गुड़ का उपयोग फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन 3, गुड़ का उपयोग इथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो चीनी का जो चीनी उद्योग यानी गन्ने से जो चीनी बनती है उसके खोई का उपयोग आप देखेंगे तो बायोमास ईंधन के लिए किया जा सकता है। गुड़ का उपयोग इथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें केवल 1 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन सी। इसके अलावा जहां तक खोई की बात है, ये तो आपको पता है कि गन्ने से निकलते हैं। ठीक है, जहां तक सीरा की बात है, सीरा आप देखेंगे एक गाढ़ा चिपचिपा जो है सिरप टाइप में होता है, यह अत्यधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है। ये एथेनॉल के उत्पादन में भी किया जा सकता है, रम और बियर भी बनाया जा सकता है, इसे पशुओं के चारे के रूप में भी किया जा सकता है। कुछ डाटा की बात आपको बता देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चीनी उत्पादन में, प्रोड्यूसर साथ साथ उपभोक्ता भी कौन है, तो इंडिया नंबर 1 पे आ गया है चीनी उत्पादन के साथ साथ उपभोक्ता में पहले स्थान पर पूरे विश्व में। ठीक है, सेकंड नंबर पर ब्राजील है। ठीक है, लेकिन वही आपसे गन्ना उत्पादन में पूछा जाए, गन्ना उत्पादन में पूरे विश्व में कौन स्थान है, गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे गन्ना उत्पादन में कौन है, इंडिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीनी उत्पादन अलग है, गन्ना उत्पादन अलग है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग भारत में पानी का सबसे अधिक उपभोक्ता है, यानी सबसे अधिक पानी कौन सा कंज्यूम इंडस्ट्री करता है इनमें से, इंजीनियरिंग उद्योग, कागज उद्योग, उद्योग, कपड़ा उद्योग, थर्मल पावर प्लांट। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा पानी जो कंजम्पशन होता है वो थर्मल पावर प्लांट करता है। ठीक है, कृषि के अलावा आप देखेंगे सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वो थर्मल पावर प्लांट करता है। क्यों? क्योंकि बिजली उत्पन्न होती रहती है तो वहां का जो मोटर रहते हैं उनको ठंडा करने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, उनके लिए फ्रेश या ठंडा पानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज्यादा पानी आपको थर्मल पावर प्लांट यूज में दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इनमें से कोई भी समुद्री जल का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन 2, इनमें से कोई भी पानी की कमी वाले जिले में स्थापित नहीं है। ऑप्शन 3, उनमें से कोई निजी स्वामित्व में नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही, केवल तीन, मतलब तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए पैटर्न पूछने का तरीका ये चेंज कर दिया। जहां तक बात करें कोयला आधारित यहाँ थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इनमें जो है बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है, तो वो कहाँ है, वो कोस्टल एरिया में स्थित। तो क्योंकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो वहां पर जो है ये पानी यूज करते हैं। ठीक है, इनमें ऑप्शन 3 देखेंगे, इनमें से कोई भी निजी स्वामित्व वाला नहीं है, तो ये बात गलत है क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे टाटा पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, अडानी पावर कॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा, एक भी गलत है। दो दिया, इनमें से कोई भी पानी की कमी वाले जिले में स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट रिपोर्ट थी, बार बार यही चर्चा थी करंट में कि 40% जो है आप देखेंगे इंडिया का थर्मल पावर प्लांट देखेंगे हाईली वाटर स्ट्रेस एरिया में स्थित है। यानी 40% थर्मल पावर प्लांट जो टोटल है वहां पर आप देखेंगे वो पानी की कमी वाले जिले में स्थापित किए गए, यानी पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पेज पे मिलेगा। क्लासेस पसंद आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।